अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। गुमशुदा काफ़िले की एपिसोड 28 के साथ आपकी अपने चैनल उर्दू नॉवेल्स एंड पोइट्री पर मैं हूँ आपकी होस्ट। अजीत बोली, वीर जी आप अपने दोस्तों से पूछ लो, किसी ने मुझे रोते हुए नहीं सुना। लेकिन जब मैं बहन फहमीदा से गले मिल रही थी तो मेरा दिल इस ख्याल से भर आया कि ये जा रही हैं और फिर भगवान जानता है कि हमारी मुलाकात होगी या नहीं। मेरे आंसू देखकर उन्हें तरस आया और उन्होंने वादा किया कि वह मेरे वापस आने तक इंतज़ार करेंगे। फिर उन्हें तरस आया और उन्होंने ये वादा किया कि वह मेरे वापस आने तक इंतज़ार करेंगी। यूसुफ बोला, अगर ये बात है तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर वो बहादुर सिंह की तरफ मुतवज्जा हुआ। बहादुर सिंह, तुम्हारे हाथ साफ़ है ना? बिल्कुल साफ़ हैं वीर जी, देख लीजिए, बहादुर सिंह ने परेशान होकर जवाब दिया। यूसुफ ने उसका हाथ पकड़कर देखा और फिर उस पर अजीत कौर का हाथ रखते हुए कहा, बहादुर सिंह ये हाथ इसी तरह पकड़ो जिस तरह एक ताज़ा और महकता हुआ फूल पकड़ा जाता है, और फिर अपनी बीवी को आराम से कार में बैठा दो और अपनी बहन को भी साथ बैठा दो। सरदार जगत सिंह मेरे साथ बैठ जाएंगे। थोड़ी देर बाद जब कार नहर की पटड़ी पर जा रही थी तो बहादुर सिंह ने झुकते हुए, यूसुफ जी आपकी बड़ी बहादुर निकली बहन। मेरा ख्याल था कि ये डोली पर बैठते हुए बहुत दहाई देगी, लेकिन उसने बहुत हौसला दिखाया है। गांव की बाज़ बेवकूफ़ औरतें ये कहती थी कि उसे कुछ हो गया है, इसलिए उसके मुंह से चीखें नहीं निकलती। अगर कोई धोया या पीर फ़कीर ऐसा दम कर दे जिसे ये खुल कर रो ले तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एक औरत कहती थी कि हकीमों और सियानियों से ऐसी दवाइयाँ होती हैं। यूसुफ ने गाड़ी एक तरफ रोकते हुए कहा, देखो अजीत बहन, मैं बाबा जगत सिंह के सामने तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ। वो ये है कि तुम इस किस्म के बेवकूफ़ों के पास कभी नहीं जाओगी। और बहादुर सिंह, मैं तुमसे भी वादा लेना चाहता हूँ कि तुम अजीत को किसी बेवकूफ़ सियाने या नीम हकीम से दवाई लाकर नहीं दोगे। हमारे इलाके के दो नामी ग्रामी जवान एक क्राइम पेशा के हाथों हलाक हो चुके हैं और उनमें से एक चच्चा था जो हलाकत में इंतहाई शहज़ोर और बेहद खूबसूरत थे। मैं आपको सारा वाक़या सुनाता हूँ। यूसुफ ने यह कहकर दोबारा कार स्टार्ट की और चचा शेर अली की मौत के दर्दनाक वाक़या सुनाने शुरू कर दिए। अजीत कौर, बहादुर सिंह और इसके साथियों को घर छोड़कर 1.5 घंटे बाद वो इसी रास्ते अपने गाँव का रुख कर रहा था। तीसरे रोज़ सुबह की नमाज और कुरान की तलावत के बाद फहमीदा नसरीन के हाथ कुछ देर मकान की छत पर टहलती रही। फिर नीचे आकर उसने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा, नसरीन मेरा सामान इकट्ठा करके सूटकेस में डालता तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। मुझे अजीत कौर का इंतजार था, मगर वो कैसे आ सकती है? आपा जी, अगर उसने कहा था तो वो ज़रूर आएगी। फहमीदा ने करवट बदलते हुए कहा, वो इस वक्त आएगी जब हम लाहौर पहुंच चुके होंगे। नसरीन कुर्सी घसीट कर करीब बैठते हुए बोली, आपा जी, उमर और इसके अब्बा जी कहते थे कि अगर हम यहाँ से सीधे दरिया अबूर करके जाएं तो उनके गांव 10-15 मील से ज़्यादा नहीं। हम यहाँ कारें छोड़कर 2-3 दिन वहाँ सैर करके वापस आ सकते हैं। यूसुफ साहब कहते थे कि यहाँ सबके लिए घोड़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। फहमीदा ने तल्ख होकर कहा, नसरीन मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारी उमर तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में इस कदर कामयाब हो जाएगी। इसकी पहले दिन से ये ख्वाहिश थी कि हम शिकार खेलने के लिए उसके साथ जाएं, तो मेरे ख्याल है कि तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। यूसुफ के साहब के अब्बा जान की जिम्मेदारी के लिए यहाँ आना तो एक फ़र्ज़ था, लेकिन एक काफ़िले की सूरत में दरिया के आर पार आवारा गर्दी के लिए कौन सी मजबूरी है? तुमने यूसुफ साहब को ये तो नहीं कह दिया कि हम सब घोड़ों पर दरिया के पार जाना चाहती हैं? नसरीन ने एहतजाज किया, आपा जी मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे भाईजान नाराज़ हो जाएं। अगर मैं ज़िद करती मैं यहाँ से चलकर दरिया अबूर करूँगी और वहाँ से आपा खालदा के गांव के रास्ते हम जलंधर जाते हैं तो वो भी खुश हो जाते। चड़ेल, मैं तुम्हारे भाई की बात नहीं कर रही, मैं गाँव के दूसरे लोगों के मुतलिक कह रही हूँ जिन्हें शहर वालों का मजाक उड़ाने के लिए किसी बहाने की ज़रूरत होती है। आपा जी, भाईजान के लोग, गाँव के लोग भी भाईजान जैसे हैं, फिर भी हम उन्हें तमाशा नहीं दिखाएंगे। अब चुपके से बैठ जाओ, ये सामान ठीक करो और मुझे सोने दो। फहमीदा गहरी नींद से बीदार हुई तो उसके बिस्तर के करीब दूसरी कुर्सी और पर अजीत कौर बैठी हुई उसे पूरे हमाक से देख रही थी। फहमीदा ने उठकर बैठते हुए कहा, मेरा ख्याल था तुम नहीं आओगी। ये वीर जी के दोस्त का कसूर है जी। हमने कल शाम से पहले वहाँ से चलने का फैसला किया था, लेकिन शाम तक सरदार जी मिलने वालों से फारिग नहीं हुए थे। जब वो घर आए तो नशे में झूम रहे थे और सारा घर बदबू से भर गया था। मैंने कहा मैं वीर जी से कहूँगी तो हाथ जोड़ने लगे कि भगवान के लिए उनसे ना कहना। दोस्तों ने ज़बरदस्ती पिला दी थी। आइंदा मैं कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर उन्होंने बहुत सा लीमू का अचार खाया, नहर के ठंडे पानी की बाल्टियां सर पर डाली और मेरे साथ आने के लिए तैयार हो गए। जब कोई तांगा ना मिला तो फिर साइकिल पर बैठा लिया। नहर की पटड़ी पर भी हमने
निश्चित फासला तय कर लिया था कि टायर पंक्चर हो गया। पैदल चलते हुए शहर पहुंचे तो दुकानें बंद थी। पुलिस ने एक मिस्त्री को तलाश कर लिया और पंक्चर लगवा लिया। हम घर पहुंचते तो 11 बजने वाले थे। अगर वीर जी का डर ना होता तो मैं इस वक्त ही यहाँ आ जाती। अब ज़रा सी देर उठी तो सरदार जी से पहले लड़ाई हुई। मैं कहती थी तुम्हें मालूम था कि वीर जी के मेहमान आज जा रहे हैं, फिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? सरदार जी ने कहा, भाई मैंने सोचा था कि तुम अच्छी तरह सोच लो। जब तुम्हारे वीर जी के मेहमान इस तरफ से गुजरेंगे तो मैं उन्हें रोक लूँगा। बहन जी जितनी देर में तैयार हुई इतनी देर में सरदार जी घोड़े पर जैन डालते हुए, मैंने घोड़ा भगाने के बाद मुड़कर देखा तो वो साइकिल पर मेरे पीछे आ रहे थे। अब वो बाहर आपके मेहमान खाने में बैठे होंगे। अजीत, ज़्यादा बेइज्जती तो नहीं की तुमने उनकी? नहीं जी, वो बेइज्जती को कब महसूस करता है। मैं जिस कदर गुस्से में आती हूँ इसी कदर वो हंसता रहता है। देखो अजीत, तुम्हें अपने वीर जी के दोस्त की कदर करनी चाहिए बहन। इसीलिए तो मुझे अच्छा लगा था कि वो वीर जी का दोस्त है, वरना इसमें कौन सी खूबी है। फहमीदा ने कहा, नसरीन मेरे सूटकेस से मेरी नई बालियों वाली डिबिया निकाल लाओ। नसरीन भागती हुई कमरे से निकल गई। अजीत कौर ने कहा, बहन मैं ये सोचा करती हूँ कि मेरे लिए वो दिन कितनी खुशी का दिन होगा जब मैं सारी दुनिया के सामने बुलंद आवाज़ से कह सकूँगी कि शहजादी मेरी भाभी है। अजीत तुम बहुत मासूम मेरे लिए दुआ किया करो। जी वो तो मैं पहले भी करती थी जब मैंने आपको देखा नहीं था। अब तो हर सांस के साथ दुआ किया करूँगी, आपके लिए भी और नसरीन के लिए भी। भाभी जी अगर मासूम होना कोई अच्छी बात है तो आपसे जिन्हें वीर जी ने पसंद किया है कोई और ज़्यादा मासूम नहीं हो सकता, इसलिए आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। अजीत बहन मैं ज़रूर दुआ किया करूँगी। नसरीन ने एक डिबिया लाकर फहमीदा को पेश कर दी। उसने उठकर अजीत के सर से दुपट्टा सरकाते हुए कहा, अजीत तुम्हारी डिंडियाँ बहुत भारी हैं, ये हल्की बालियाँ पहन लो, इससे तुम्हारे कान ख़राब नहीं होंगे। आपा जी, भाईजान के ख़ानदान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मियाँ जी ने चंद दिन पहले एक भैंस भी हमारे घर भेज दी थी, लेकिन आपका कोई तोहफ़ा तो नहीं कर सकती। मैं ये डंडियाँ उतार कर रख लेती हूँ, आप अपने हाथ से ये बालियाँ पहना दें, फिर मैं मरते दम तक इनका हिफाजत करूँगी। नहीं भाई, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे ताकि मैं तुम्हें बहुत से तोहफ़े दे सकूँ। अजीत कौर ने डंडियाँ उतारने के बाद फहमीदा के हाथों से बालियाँ पहन ली। नसीन ने आईना उठाकर उसके सामने कर दिया तो अजीत बोली, भाभी जी खुदा की कसम ये बालियाँ पहनने से पहले मुझे अपना चेहरा कभी इतना खूबसूरत नज़र नहीं आया था। बल्कि इस कमरे में नमूदार हुई और कहा, लड़कियों तुम कब तक बातें करती रहोगे? वो जाने के लिए तैयार खड़े हैं। नसरीन ने तुम्हारा सामान रखवा दिया है, अब तुम्हें लिबास बदलने की बजाय उन्हीं कपड़ों में सफ़र करना पड़ेगा। चच्ची जान मैं सुबह की नमाज के बाद सफ़र के लिए तैयार होकर दोबारा सोई थी। फहमीदा ने उठकर चारपाई के नीचे से जूते निकाल कर पहन लिए। चच्ची जान अगर सारा सामान चला गया तो ये स्लीपर मुझे परेशान करेंगे। बल्कि इसने उसके साथ स्लीपर पकड़ते हुए कहा, बेटी ये मैं कार में पहुँचा देती हूँ, तुम इत्मीनान से नीचे आओ। 5 मिनट बाद फहमीदा गुसल खाने में अपने मुँह पर पानी के चिंटे मारने के बाद अजीत के हाथ में हाथ दिए हुए उतरी और ख़वातीन के झुरमुट में मकान से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो मोटरों पर सवार हो रहे थे। यूसुफ मेहमान खाने में अपने वाले से दुआएं लेने के बाद बाहर निकलने लगा तो बहादुर सिंह ने भागकर उसका बाजू पकड़ते हुए कहा, भाई साहब आपसे जो ज़रूरी बात कहनी होती है वो मैं वक्त पर हमेशा भूल जाती हूँ। अच्छा आज क्या भूल गए थे? जी वो ये है कि अव्वल तो बाबा जगत सिंह आपके रास्ते में खड़े होंगे, वरना मेरे घर के करीब हारन देकर 1 मिनट के लिए कार रोक लेना, वो भागते हुए आएंगे। कोई ख़ास बात है? जी वो ये कहते हैं कि मैंने कोई तोहफ़ा देना है, उनकी तबीयत ठीक ना थी वरना वो हमारे साथ आते। यार मैं बेवकूफ़ होना इसलिए मैंने ये बात आते ही नहीं की। यूसुफ ने मुसाफिया करते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, अजीत तुमको ठीक कर लेगी। और जब यूसुफ ने कार स्टार्ट करने के बाद उसकी तरफ देखा तो उसके भलाई दांत होंठों से बाहर दिखाई दे रहे थे। पीछे से नसरीन बोली, आपका दोस्त बहुत हंस रहा है। नसरीन अगर कोई ख़ास बात ना होती तो भी मेरा दोस्त हर वक्त हंसता नज़र आता, वैसे इसको अपनी हंसी छुपाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। कैसी मेहनत? सफ़िया ने पूछा। जी जब भलाई होंठ ज़्यादा ऊपर चढ़ जाता है तो उसे दोबारा अपने दांत छुपाने में काफ़ी दिक्कत होती है। भाई जान ये बात तो समझ में नहीं आती। ये बात इसलिए समझ में नहीं आती कि आम लोगों को हंसने के बाद अपने दांत छुपाने के लिए ऊपर का होंठ खींचने के लिए हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहादुर सिंह बड़ी फुर्ती से अपने हाथ की उंगली इस्तेमाल करता है। नसरीन बोली, भाईजान अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं ज़रूर देखती, अपना होंठ खींच कर दांतों को छुपाता और वो बड़ा अजीब लगता हो। भाई इसकी कई बातों के अलावा एक बात ये भी थी कि जिस वजह से हम स्कूल के ज़माने में दोस्त बन गए थे। बड़ा दिलचस्प था कि जब वो हाई स्कूल में आया था तो प्राइमरी में उसके बरहमान उस्ताद और उसकी बच्चा की कहानियाँ जो इसके गांव के लड़कों ने बयान की थी सारे स्कूल में मशहूर हो चुकी थी और उसने खुद इसकी तस्दीक की थी। लेकिन मैं सड़क पर पहुंचकर वो कहानी शुरू करूंगा। जब बहादुर सिंह के गांव के करीब पहुंचे तो रास्ते में सरदार जगत सिंह खड़ा था। यूसुफ ने अपनी कार से हाथ निकालकर पीछे आने वाली कार को इशारा किया और जगत सिंह के करीब पहुँच यह काफ़िला रुक गया। यूसुफ ने कार से उतरकर अजीत सिंह से मुसाफिहा किया।
जीगत सिंह ने पूछा, काका जी शहजादियों के माँ बाप भी आपके साथ हैं ना? जी हाँ, यूसुफ ने मुड़कर कार की तरफ देखते हुए कहा। नसरीन इधर आओ। नसरीन कार से उतरकर झिझकती हुई आगे बढ़ी। जीगत सिंह ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, शहजादी अब बड़ी हो गई है, मुझे कैसे पहचानेंगी? नसरीन बोली, जी मैं कैसे भूल सकती हूँ, मुझे कश्ती से लेकर गाड़ी तक के सफ़र के तमाम वाक़यात याद हैं। जगत सिंह ने जेब में हाथ डालकर रेशम का रुमाल निकाला और कहा, बेटी खुदा ने तुम्हें जैसी बनाया है वैसी तुम्हें किस्मत भी दे। ये लो, इस रुमाल में एक गरीब आदमी के 3 तोहफे हैं। ये 3 अशरफियाँ हैं जो मेरे बुजुर्गों की मीरास से मेरे हिस्से में बच गई थी। पिछले साल मेरे पास 11 थी, इनमें से 7 मैंने एक एक करके अपनी नवासियों और पोतियों में तकसीम कर दी थी। एक अजीत को दी थी, बाकी इन 3 में से एक तुम्हारे लिए है और तुम्हारी बड़ी बहन और दूसरी अब्दुल करीम की लड़की के लिए है। शहजादियों की कोई चीज़ देने के लिए किसी शहजादी को ही भेजना चाहिए और मैं तुम्हारे सिवा किसी शहजादी को नहीं जानता। तुम उनमें से एक अपने लिए रख लो और 2 तकसीम कर देना। मुझे उम्मीद है कोई इनकार करके एक बूढ़े आदमी का दिल नहीं दुखाएगा। यूसुफ ने कहा, सरदार जी, कोई आपका तोहफ़ा कबूल करने से इनकार की जरूरत नहीं कर सकता। सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जगत सिंह ने मुसाफिया करते हुए कहा, मैं आपको रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो मैं खुद वहाँ आता। यूसुफ ने कहा, सरदार जी, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको साथ बैठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊँ? नहीं जी, मैं अपनी दवाइयाँ जानता हूँ, मुझे अब काफ़ी आराम है, आप इत्मीनान रखें। यूसुफ मुसाफिया करके कार पर सवार हो गया। 15 मिनट बाद वो पक्की सड़क पर लाहौर का रुख कर रहे थे और यूसुफ उन्हें बहादुर सिंह के बरहमन उस्ताद का किस्सा सुना रहा था। फिर मंजिल और रास्ता। यूसुफ के गांव से रवाना होने से कबल अब्दुल करीम के इसरार पर फैसला हो चुका था कि वो लाहौर में सीधे उसके घर जाएंगे। ड्राइवर ज़रूरी इंतजामात के लिए एक दिन कबल उसकी बीवी को लाहौर पहुंचा आया था। चुनांचे लाहौर पहुंचकर उन्होंने दोपहर का खाना अब्दुल करीम के घर खाया। असर की नमाज के बाद जलंधर वाले मेहमान अब्दुल अजीज़ और बल्कीस के साथ जाने की तैयारी करने लगे तो अमीना ने बल्कीस से मुल्तजी होकर कहा, चची जान, शाम के खाने का इंतज़ाम हो चुका है, इसलिए आपके बाद कोई प्रोग्राम बनाएं। इससे बेहतर क्या प्रोग्राम हो सकता है कि मैं नमाज मगरिब के बाद अपनी बहनों को सैर के लिए ले जाऊं और अपनी अम्मी जान के साथ कुछ देर नहर के किनारे टहल आएँ। मेरे अब्बू नसरीन के अब्बा जान और चची जान के लिए भाई जान और मंजूर साहब कोई दिलचस्प सा प्रोग्राम बना लेंगे। फिर रात को खाने के बाद खूब बातें होंगी। फहमीदा बहन, आप मेरी सिफारिश करें ना, ज़िंदगी में ऐसे दिन बार बार तो नहीं आते। नसरीन बोली, आपा अमीना, आप क्यों परेशान हो रही हैं? चची जान ने इनकार तो नहीं किया, अम्मी जान को भी एक दिन यहाँ ठहरने पर कोई इतराज़ नहीं होगा। भाई जान ने तो पहले ही ये कह दिया था कि वो परसों शाम की गाड़ी से भाई मंजूर साहब के साथ रवाना हो जाएंगे और वो कल सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहेंगे, इसलिए यही फैसला हुआ कि वो लाहौर में मंजूर साहब के मेहमान रहेंगे। हाँ नसरीन, देखो तुमसे दूर रहकर मेरा दिल नहीं लगेगा। नसरीन बोली, अपा अमीना, आपको मुबारकबाद हो, मुझे यकीन था कि मैं यहाँ कोई आपकी दावत रद्द नहीं कर सकेगा। अगले रोज़ वो नाश्ते पर बैठे हुए थे। यूसुफ ने अचानक कहा, भाई एक नहायत अहम मसला मेरे जहन में बाहर निकल गया था। अमीना बहन, जो मसूदा मैंने तुम्हारी अलमारी में रखवाया था फहमीदा के सूटकेस में रखवा दो। नसरीन, तुम्हें उन्हें याद दिलाना और अपनी आपा को भी याद दिलाना कि मेरी गैर हाजिरी में वो एक बार फिर सारा मसूदा अच्छी तरह पढ़ लें, क्योंकि इसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। मेरी किताब की फौरी तौर पर शाया होने का इम्कान नहीं, लेकिन यह मसूदा किसी गलती के बगैर आपके पास मौजूद रहना चाहिए। नसरीन बोली, भाई जान, मुझे याद दिलाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आपा जान ने रात ईशा की नमाज के बाद मसूदा निकलवा कर देखा था और अपने सूटकेस में रख लिया था। अगले रोज़ यूसुफ की क़यादत में शाम के वक्त गाड़ी पर मंजूर अहमद के अलावा 3 और नौजवान मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम पर रवाना हो चुके थे। इस्लामिया कॉलेज और दूसरे कॉलेजों में अपने हम ख्यालों नौजवानों के मशवरे से उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि पहले दौरे में वो मुल्तान तक अपने रास्ते के शहरों में तकरीरें करने के बाद वहाँ से लाहौर वापस आने की बजाय जंग के रास्ते टोबा, टैक्सिंग, गोजरा और लायलपुर का रुख करेंगे और वहाँ से शेखुपुरा के रास्ते लाहौर पहुँच जाएंगे। ये सारा एक हफ्ते का प्रोग्राम था, लेकिन यूसुफ की पुरजोश और वलवला अंगेज़ तकरीरों की शोहरत इसके आगे आगे सफ़र कर रही थी। उसने इसलिए जब वो लायलपुर फैसलाबाद पहुँचे तो वहाँ जंग और सरगोदा से उनके चंद कदरदान आए हुए थे। उन्होंने इसरार पर यूसुफ को अपना प्रोग्राम तब्दील करना पड़ा। जंग से एक मुस्लिम लीगी ज़मींदार की कशादा कार मिल गई है। वो एक दिन में वहाँ के जलसा में हिस्सा लेने के बाद वापस आएंगे और शाम तक यही कार उन्हें सरगोदा पहुँचाएगी। अगले दिन सरगोदा से वापसी पर दोपहर के वक्त वो एक गांव के करीब पहुंचे तो सड़क पर सैकड़ों आदमी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। ये मंजूर अहमद का गांव था और मंजूर ने सरगोदा पहुंचते ही अपने वालिद और भाई के नाम खत लिखकर एक रजाकार को वहां भेज दिया था। शाम के वक्त वहां मंजूर और यूसुफ ने एक बहुत बड़े इज्तिमा के सामने तकरीर की। मंजूर के ख़ानदान के लोग उन्हें रात वहाँ ठहरने पर मिसर थे, लेकिन उसने कहा, मुझे मंजूर अहमद के गाँव में ठहर कर बहुत खुशी होती है, लेकिन हम अपने प्रोग्राम से 2 दिन लेट हो गए हैं। इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद हम पाकिस्तान के रास्ते की बहुत सी रुकावट दूर कर लेंगे और इसके बाद जब कभी भी मैं थकावट महसूस किया करूँगा तो आराम के लिए इस गांव के दरख्तों की ठंडी छांव में बैठा करूँगा।
अब्दुल अजीज़ ने घर में फहमीदा ने नमाज के बाद कुछ देर कुरान पाक की तलावत की और फिर कमरे से निकलकर सहन में टहलने लगी। डेवड़ी की तरफ से सामने किसी की आवाज़ सुनाई दी। दोस्त मोहम्मद। फहमीदा का उदास चेहरा अचानक मुसर्रत से चमक उठा। वो तेज़ी से डेवड़ी की तरफ बढ़ी। सामने यूसुफ खड़ा था। उसने अस्सलाम वालेकुम कहा। फहमीदा ने सलाम का जवाब दिया। देते हुए कहा, आपने परसों आना था। यूसुफ ने जवाब दिया, प्रोग्राम कुछ लंबा हो गया था और मुझे इस बात का अफसोस है कि मुझे टेलीफोन करने का मौका नहीं मिला। बहरहाल जब आप अखबार देखेंगी तो आपको ये शिकायत नहीं होगी। मैंने बिलावजह तखीर की है। मुझसे एक गलती हुई है कि हमने अमीना की अब्बा जान की नसीहत पर अमल नहीं किया था। वो कहते थे कि तुम मेरी बड़ी कार ले जाओ, तुम ज़्यादा काम कर सकोगे और इस वक्त भी बचा सकोगे। लेकिन मैंने सोचा था कि हमें गाड़ी पर सहूलत रहेगी, हम उनकी कार से पूरा फ़ायदा उठाएंगे और हफ्ते में 2 दिन किसी इलाके का दौरा किया करेंगे। मैं ये भी चाहता हूँ कि एमए के लिए मेरे लेक्चर पूरे हो जाएं। नसरीन की आवाज़ सुनाई दी, भाईजान, चची जान और अम्मी जान पूछती हैं कि आप बाहर क्यों रुक गए हैं। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई मैं तुम्हारी अप्पा की इजाज़त के बगैर अंदर कैसे आ सकता हूँ। नसरीन बोली, अप्पा जान मैं बता दूँ भाईजान को वो बात। चुड़ैल, अब कौन सी बात तुम्हारे जहन में आई है। अब अप्पा जान, कल आपने दोबारा अप्पा अमीना को फ़ोन करके उनके मुतालिक पूछा था और आज सुबह की नमाज के वक्त उनके लिए दुआ कर रही थी तो आपकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे और जब आप सहन में निकल कर टह रही थी तो आपका दिल गवाही दे रहा था कि भाईजान आने वाले हैं। यूसुफ ने फहमीदा की तरफ देखा और कहा, भाई मेरी पहली गलती ये है कि जब प्रोग्राम तब्दील हुआ तो मैंने टेलीफोन पर इतला नहीं दी, लेकिन तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि मैं जिस कदर मुस्तकबिल के मुतालिक सोचता हूँ इसी शिद्दत के साथ अपने और अपने अजीज़ों की बका के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस करता हूँ। मैं पाकिस्तान को अपनी कौम की बेटियों की इज़्ज़त और नामूस के वाहिद ज़मानत समझता हूँ। आने वाले इंतखाबात में हमने ये साबित करना है कि हम हिंदुस्तान के बरहमी फ़ौज समाज के अछूत नहीं बल्कि हम एक अलहदा कौम हैं। हम इस बेरहम अक्सरियत की ग़ुलामी कबूल नहीं कर सकते जो 20वीं सदी की जंगी मशीनों पर सवार होकर उन तारीख ज़मानों के जुल्मों वहशत की दास्तानें ज़िंदा करना चाहती है। जब आरीन फ़ातिहीन ने इस मुल्क की कदीम अक़वाम को मग़लूब करने के बाद शोर बना दिया था, मैं चारों इतराफ़ महीब आंधियों और तूफ़ानों के आसार देख रहा हूँ। मुसलमानों को इन तूफ़ानों का सामना करने के लिए बिदार और मुनज़्ज़ब करना मेरे नज़दीक एक इबादत है। फहमीदा बोली, अंदर चलिए, वहाँ चची और अम्मी जान परेशान हो रही होंगी। यूसुफ ने कहा, फहमीदा मैंने जो बातें कही हैं वो सब आपके लिए हैं। फहमीदा मुस्कुराई, मुझे मालूम है, मैं सिर्फ़ एक बात का इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि आपने मुस्तकबिल की ज़िंदगी के तसव्वुरात इस कदर हसीन और दिलकश बना दिए हैं कि कभी कभी मुझे अपनी खुशनसीबी पर शुबा होने लगता है और आपकी और इस कदर हसीन और लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी की खटन राहों के कांटों को भी फूल बना सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद बरसगी के बरहमनी फ़ाशिज़म के होलनाक अज़ाइम के मुतालिक सोचता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं पाकिस्तान की तामीर में नाकामी के बाद ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दूँगा। खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो मौत के दरवाज़े पर दस्तक देते हुए मैंने इस उम्मीद पर आपका हाथ पकड़ रखा होगा कि आप मुझे अपनी तरफ खींच लेंगी। नसरीन आंखों में आंसू भरते हुए बोलिया, अप्पा जान ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, मुझे यकीन है पाकिस्तान कायम होकर रहेगा। ये आज की बात नहीं है। जब मैं न समझ थी और मैंने पहली बार पाकिस्तान के मुतालिक भाईजान की गुफ्तगू सुनी थी तो मुझे यकीन हो गया था कि हमारे कायदे-आज़म इस अजीम मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। फहमीदा ने कहा, मालूम होता है कि आप बहुत थके हुए हैं, चलिए बैठक पर यहाँ आराम करें और नाश्ता करके सो जाएं। लेकिन आप का सामान कहाँ है? वो मैं मियाँ अब्दुल करीम के घर छोड़ आया हूँ। वहाँ नमाज़ पढ़कर पैदल इस तरफ चल पड़ा था, लेकिन अमीना ने ड्राइवर को पीछे भगाया। लेकिन इसके बावजूद मैं पाकिस्तान की तामीर में नाकामी के बाद ज़िंदगी पर मौत को तरजीह दूंगा। खुदा ना करे कि ऐसा हो। नसीन आंखों में आंसू भरते हुए बोली, अप्पा जान ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान कायम होकर रहेगा, आज की बात नहीं। फहमीदा ने कहा, अम्मी तो शायद मान जाएं, लेकिन अब्बा जी ये कहेंगे कि तुम दोनों अपने साथ ज़हीर को भी नालायक बना दोगी। नसरीन परेशान सी होकर यूसुफ की तरफ देखने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, शहज़ादी बहन, पाकिस्तान के लिए हर जगह काम करने की ज़रूरत है, लेकिन तुम्हारी पहली ज़िम्मेदारी तालीम हासिल करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम मज़ीद वक्त ज़ाया ना करो और कल ही जलंधर पहुँच जाओ। कौम की आज़ादी और बका की जंग का वो दौर शायद बहुत जल्द आ जाए जब कौम की बेटियों की तरह कौम की बेटियों को भी मैदान में आना पड़े। लेकिन जब तक ऐसा वक्त नहीं आता, दुख्तराने कौम को अपनी सारी तवज्जो अपनी तालीम और घर की जिम्मेदारियों पर देनी चाहिए। नसरीन जलसानी फहमी अद्दा की तरफ देखती रही, फिर उसने कहा, भाईजान क्या ये नहीं हो सकता कि किसी दिन लाहौर की बजाय जलंधर आपकी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाए। यूसुफ ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी शहज़ादी बहन, ये कैसे सोचा कि कोई अच्छी बात जो इसके दिल में आ सकती है वो मेरे दिमाग में नहीं आएगी। नसरीन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने, भाईजान मुझे यकीन है कि हर अच्छी बात मुझसे पहले आपके जहन में आती है
परसों अब्बा जान ने ये कहा था कि बच्चों का वक्त ज़ाया हो रहा है, अगर तुम्हारे भाईजान आज आ गए तो हम कल यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और ये बात अब अब्बा जान से पूछ लीजिए, मैंने कहा था भाई हमने वही कहूँगी जो भी आपने कहा होगा। बिल्किस बरामदे से नमूदार हुई और यूसुफ ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया। वो बोली, बेटा मैं कब से तुम्हारी आवाज़ सुन रही थी, मुझे ये उम्मीद ना थी कि तुम हमें इतना परेशान करोगे। चची जान, मुझे अफसोस है कि मैं आपको अपने प्रोग्राम में तब्दील होने वाली तब्दीली का इत्ला ना देते हुए परेशान हूँ। ये बात मुझे अमीना बता चुकी है, मैंने अभी फ़ोन पर गुफ्तगू की है, इसलिए इसरार किया है। अब अगली स्टोरी में देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक पहुँचती है।